अच्छा, इसमें कहते हैं कि जब आपके दांत टीथ व्हाइटनिंग की तरफ आप जाते हैं तो वो जो आपके दांत के ऊपर एक लेयर होती है जिसे एनेमल इस कहा जाता है आई गेस, एग्जैक्टली तो वो जब डैमेज हो जाता है तो उसके बाद सेंसिटिविटी के इश्यूज भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है? अच्छा सर, एनामल इज अ हार्डेस्ट लेयर। हुँ, इट्स लाइक इन स्टेनलेस स्टील, उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। एनामल इतना डैमेज नहीं होता। ठीक है। ब्लीचिंग के अंदर ज़्यादा तो जो चीज़ इफेक्ट होती है वो होते हैं आपके गम्स। हुँ, गम्स आर ओके। सॉफ्ट। देखें, गम्स बिल्कुल सॉफ्ट हैं, हुँ, वो हेल्दी हैं। वो इफेक्ट हो गए सर, आपके लिए प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होगी। हुँ, और इनेमल की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, वो दांत अगर एक फॉर एग्जांपल 10 से 12 मिलीमीटर का दांत है, 8 से 9 मिलीमीटर का दांत है, तो हर सरफेस के ऊपर इनेमल की क्वांटिटी और क्वालिटी डिफरेंट है। तो हुँ, जहाँ इनेमल की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होगी, डेफिनेटली वो ब्लीचिंग थोड़ा सा उसको इफेक्ट करेगी। हुँ, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम मसूड़ों के साथ होती है। टूथ तो देखें हार्ड स्ट्रक्चर है, हुँ, ब्लीचिंग से कोई इनेमल इतना डैमेज नहीं होता हुँ, जितना मसूड़े आपके डैमेज होते हैं अगर आप इम्प्रॉपर उसकी ब्लीचिंग, टूथ ब्लीचिंग करें या ओवर ब्लीच आप उसको करें। हुँ, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, अगर वो उस क्राइटेरिया पे, उस एलिजिबिलिटी पे फॉल करते हैं तो ज़रूर उनकी ब्लीचिंग करें। हुँ, लेकिन ये है कि अगर नहीं कर सकते तो गिव देम द ऑल्टरनेटिव्स एंड काउंसल देम दैट यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर द ब्लीचिंग। अगर आप ब्लीचिंग करेंगे यू वुड बी इन अ प्रॉब्लम। सो हुँ। ये एक एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तमाम किस्म के इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंसेस या पीयर प्रेशर को छोड़ के आप पेशेंट के बेनिफिट में जो है वो बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और जितने भी लोग भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, उनको भी चाहिए कि अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो भी देखें कि वो राइट पर्सन के पास जा रहे हैं हम्म, या नहीं जा रहे। तब आप अच्छी तरह डॉक्टर से कंसर्न करें, अपने इश्यूज के साथ डिस्कस करें, देन वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं, और उसकी रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं इम्प्लांट्स की। अब ये इम्प्लांट होता क्या है? क्योंकि हम आम तौर पे अगर किसी के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपको इम्प्लांट करना पड़ेगा। हम्म, आम लोगों को नहीं पता कि ये प्रोसीजर है क्या, हम्म, और इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ, हमें कुछ लोग कहते हैं कि ये इस कोस्ट में हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये इस कोस्ट में हो जाएगा, कोई कहता है हम्म, ये टर्की से आया है, कोई कहता है जापान से है, कोरिया से है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें एग्जैक्टली। बताई जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये इम्प्लांट, जितने भी लोग हैं उनकी अवेयरनेस के लिए भी, कि आखिर होता क्या है, और इसका प्राइस के हवाले से जो डिफरेंट मार्केट में हमें चीज़ें नज़र आती हैं, उसकी क्या वजह है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इम्प्लांट बेसिकली क्या चीज़ है, इसको समझना चाहिए सबसे पहले। हुँ, आपने देखा होगा कि पहले हम 25 साल पहले, 30 साल पहले, लाइक 35 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, हम रोड साइड एक एक्सीडेंट होता था तो एक बहुत बड़ा जंगला सा, जाला सा हमारे बाजू पे, हमारे हाथ पे बड़ी-बड़ी रॉडें जो है हुँ, वो हड्डी के अंदर लगाई जाती थी। हुँ, हड्डी के अंदर लगाई जाती थी, गोश्त के अंदर नहीं, हुँ। ठीक है? वो रॉडें बेसिकली क्या हैं? वो हड्डी को सपोर्ट हड्डी देने को के लिए? सपोर्ट करने के हुँ, लिए या उनकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हुँ, होती हैं। वो रॉड्स बेसिकली इम्प्लांट्स ही हैं। वो कुछ, वो उस ज़माने में, उस टाइम, और इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट को इन्वेंट करने वाला भी ब्रैन मार्क, जो एक जर्मन था, वो भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था। हुँ, उसने डेंटल इम्प्लांट जो है वो सब, ब्रैन मार्क जो सिस्टम है बेसिकली इम्प्लांट का, उसने सबसे पहले डेंटल इम्प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया था। एंड ही वाज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो हड्डी जोड़ने का जो ऑर्थोपेडिक्स वाला सर्जन था वो था। तो ओके। आप समझ लें कि इम्प्लांट्स वहीं से ही अराइज हुए हैं। इसको इन्वेंट करने वाला भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इम्प्लांट हुँ, बेसिकली, डेंटल इम्प्लांट्स वो चीज़ होती है जब आपका कोई दांत मुंह में एब्सेंट होता है, हुँ, अकल दाढ़ों के अलावा, ठीक है, ठीक है। विजडम टूथ के अलावा। हुँ, टूथ नंबर 7 से लेकर और 1 तक, 1 टू 7 हमारे मुंह में 28 दांत होते हुँ, हैं। अगर उस कोई दांत आपके मुंह में एब्सेंट है तो इम्प्लांट हड्डी के अंदर लगेगा। इम्प्लांट का एक पार्ट हड्डी के अंदर होता है, इम्प्लांट का दूसरा पार्ट मुंह के अंदर नुमाया होता है। ओके। उसके ऊपर क्राउन लग जाता है। जिस तरह हुँ। आम दांतों के ऊपर क्राउन लगता है, उसी तरह इम्प्लांट वाले इम्प्लांट के ऊपर भी क्राउन लगता है। सो दिस इज बेसिकली अ डेंटल इम्प्लांट। बेसिकली जो इम्प्लांट होता है वो आपकी हड्डी के अंदर हड्डी एक के अंदर होता पेज है। की तरह लग जाता है, एग्जैक्टली और आपका ऊपर जो क्राउन लगता है उसको आप उस पेज के ऊपर टाइट कर उस देते हैं। पेज के ऊपर टाइट करते हैं, या उस पेज का जो, अब देखें ना, हम हुँ, किसी भी वॉल के अंदर हम कोई नेल एम्बेड करते हुँ, हैं, तो उसका बहुत सारा पोर्शन उस वॉल के अंदर होता है हुँ, और एक छोटा सा पोर्शन वॉल के बाहर बाहर होता है होता है। जिसके ऊपर आप अपनी घड़ी टांगते हैं हुँ, या वॉल हैंगिंग करते हैं। हुँ, सो आप एग्जैक्टली इसको ये समझ लें कि दीवार से जो बाहर का पार्ट है वो बेसिकली इम्प्लांट का वो पार्ट है जिसके ऊपर क्राउन लगेगा और वो मुंह हुँ, के अंदर नुमाया है। ठीक अच्छा, है। दूसरा, अब आपने बहुत अच्छी कॉस्टिंग की बात तरफ आ की जाते हैं। कॉस्ट के हवाले से, या देखें, इम्प्लांट दुनिया सारी में, वो कोई भी मुल्क बनाए, एनी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, व्हाट्सएवर द कंट्री, हुँ, जर्मन, ब्रिटिश, जो भी है, इम्प्लांट एक ख़ास आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक और एक ख़ास मेटल ऑक्साइड से बनता है। ठीक अदरवाइज है। वो इम्प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो मार्केट में नहीं आ सकता। हुँ, इसका रीज़न क्या है? देखें, उसने लगना है ह्यूमन बॉडी के अंदर। हुँ, Any implant, any country should be compatible, should be tested, and should be biocompatible, should be compatible with the human body. हुँ,
जो भी इम्प्लांट की कंपनी है वो ये काम कर ही नहीं सकते कि हमने एक इम्प्लांट जो है डेंटल इम्प्लांट या दूसरे भी इम्प्लांट्स हैं वो हमने ह्यूमन बॉडी में रिसीव करवाना है, वो उसके स्टैंडर्ड को 100% मेंटेन करेंगे, अदरवाइज रिजेक्शन आ जाएगी, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, हर चीज़ है, वो उस पूरे क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। तो यहाँ ये बात खत्म हो गई है, ठीक है, कि जब तक वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा ह्यूमन बॉडी उसको रिसीव नहीं कर सकती।